बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला के पाक नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर मोहम्मद आसिम नसर, सेकेंड ईयर ICS कंप्यूटर साइंस के नेक्स्ट लेक्चर के साथ यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की तरफ से हाजिर हूँ। उम्मीद है स्टूडेंट आप खैरियत से होंगे और इसी तरीके से 5 वक्त की नमाज, फिर कुरान पाक तर्जुमा और जो इल्म हासिल आपको हो रहा है उस पे अमल भी करते होंगे और फिर अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी या हदायत, इस्तकामत, ईमान और ईमान पे ही ख़ात्मा आप मांगते होंगे। और दुआ जो है वो सारे दुनिया जहान के जानदारों के लिए करें, जानदारों के लिए अल्लाह करम करे। ये इम्तिहान है और ये भी कहा गया है कि अल्लाह ताला जो है अगर कोई बीमारी अगर कोई आती है तो उसका इलाज जो है वो पहले जो है वो बनाता है, उसके बाद बीमारी, क्योंकि अल्लाह ताला किसी को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। अल्लाह ताला के अंदर तकलीफ़ देना ये शामिल ही नहीं है। तो अब जो है ये जो वबा है ये सिर्फ़ हमने जब सजदा करेंगे, अल्लाह ताला से गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे तो फिर ही इंशाअल्लाह ताला ये इस पे अल्लाह ताला करम करेगा। अपने लेक्चर की तरफ आते हैं तो ये हम लेक्चर जो है ये इफ़ एल स्टेटमेंट उससे रिलेटेड आउटपुट और एरर्स के क्वेश्चन हैं, यहाँ से अपना जो लेक्चर जो है वो स्टार्ट करेंगे। उम्मीद है आप इसकी प्रैक्टिस भी टूल की मदद से कर रहे होंगे। तो अपना लेक्चर जो है वो स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट ये हम आपको पता है कि चैप्टर नंबर 11 डिसीजन कंस्ट्रक्ट ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। ये लिंक तो वो जस्ट हैबिट के तौर पर दिया जा रहा है, लेकिन अब तो डेफिनेटली इससे आप बहुत आगे निकल गए हुए हैं। तो आज जो हमारा टॉपिक जो हमने कंटिन्यू करना है वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट जो हम पहले कर चुके हुए हैं। तो आप उससे रिलेटेड जो आपको बताया है कि बोर्ड में शॉर्ट क्वेश्चंस में ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं आपके आउटपुट वाले कि आउटपुट आपने बतानी है, एरर्स अगर हैं कोड में तो एरर्स आप बताएंगे, उसके बाद री राइट दी कोड, ये 3 तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। तो अब जो है इफ़ एल्स स्टेटमेंट से रिलेटेड आउटपुट और एरर्स वाला क्वेश्चन क्या होते हैं ये हम डिस्कस करने लगे। ठीक है, अब ये देख लें कि ये 19 में 18 में ये शॉर्ट क्वेश्चन आया हुआ है कि आपने इसकी आउटपुट बतानी है। ठीक है, तो अब ये इसको हम देखते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। अब ये देखें कि ये हमारे पास इफ़ एल्स स्टेटमेंट है और आपको पता है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो कंडीशन ट्रू होती है तो उसके बाद स्टेटमेंट या ब्लॉक अगर है तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। अगर वो कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के बाद स्टेटमेंट या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स हों तो उसको एक्सक्लूड किया जाएगा। तो हमने सिर्फ ये देखना है कि ये कंडीशन जो है ट्रू हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, तो अब जो है ये कंडीशन क्या लिखी हुई है 1 नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, तो स्टूडेंट ये इस पर ज़रा तवज्जो किया करें कि जब ऐसे जो कंडीशंस हो ना तो सिर्फ आपने ये गौर करना होता है कि जो बात लिखी हुई है वो ट्रू है या फॉल्स है, बस उसको रिवर्स ना किया करें कि जी नहीं ये ऐसे है। बस जो बात आपको कही गई है ना आपने कंडीशन जो है उस पर गौर करना और बताना ये ट्रू है या फॉल्स है। अब ये देखें लिखा कि 1 2 के बराबर नहीं है, 1 इज़ नॉट इक्वल टू 2। ठीक है, बस ये इस पे तवज्जो करें कि 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के बराबर नहीं है तो ज़ाहिर है नहीं है, तो ये कंडीशन हो गई हमारी ट्रू। ठीक है, 1 नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं है तो ये कंडीशन ट्रू है। अब कंडीशन ट्रू, ठीक है, तो इसलिए इसको रिवर्स ना किया करें कि नहीं नहीं ये ऐसे है ये ऐसे, बस जो बात कही गई है ना उसका ट्रू फॉल्स जो है आपने वैल्यूएट करना है बस, और तवज्जो नहीं करनी और ज़्यादा आगे मज़ीद बातें शामिल भी नहीं करनी। तो ये कंडीशन हमारे पास होगी क्या ट्रू कि 1 जो है वो 2 के बराबर नहीं है, बस ट्रू हो गई। ट्रू होने पे अब ये क्योंकि एक ही स्टेटमेंट है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स नहीं है, तो ये प्रिंट एफ ओके जो लिखा हुआ है ये एवेल्यूएट होगा और इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा ओके। ठीक है, तो इसलिए ये बात मैं आपको बता रहा हूँ और इस पर तवज्जो करें कि कंडीशन जो भी होती है बस उस पर हाँ ना बस करें, आगे ना नहीं सर ये ऐसे है, नहीं ये वेरिएबल ऐसे, आपसे ये थोड़ी पूछ रहा है कि है क्या, आपने सिर्फ कंडीशन बतानी है कि कंडीशन ट्रू हो रही है या फॉल्स, बस इतना सोचना है। आगे फिर ये इसकी आउटपुट बतानी है, 2016 में आया कि अब ये देखें ये इफ़ कंडीशन है और ये इसके पोर्शंस हैं। ठीक है,
अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये कंडीशन जो भी लिखी हुई है बस ये सोचना है कि ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, बस इसका आंसर आपने ये बस निकालना है। अब 4 रिमाइंडर, ये रिमाइंडर ऑपरेटर है, मॉडुलस ऑपरेटर, अगर इसको 2 पे डिवाइड करते हैं, 4 को अगर 2 पे तकसीम करते हैं तो पूरा पूरा तकसीम हो जाता है, यानी 0 बचता है। तो ये अगर बचता है 0 तो इसका मतलब कंडीशन हमारी ट्रू होगी। 4 को 2 पे तकसीम करें तो बाकी कोई जवाब कोई बच रहा है या नहीं बच रहा, तो 0 जवाब आ गया, ठीक है, पूरा पूरा वो डिवाइड हो गया, इसका मतलब कंडीशन होगी ट्रू। बस इतना हमने गौर करना होता है कि कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। कंडीशन ट्रू हो गई है, अब इसके साथ एक ही स्टेटमेंट जो है वो लिखी हुई है, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट नहीं है, तो ये स्टेटमेंट प्रोग्रामिंग मेक्स द लाइफ इंटरेस्टिंग, ये एवेल्यूएट होगा, ये हमारी आउटपुट आएगी। अब ये देखें, गौर करें कि जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये क्वेश्चंस में इतनी ज़्यादा कौन सी हमें प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है। और जिस तरह मैथ के क्वेश्चंस हैं कि मैथ के क्वेश्चन में तो फिर भी स्टेप्स हैं ना, अगर क्वेश्चन लेंथी हैं तो स्टेप्स हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि आपने एवेल्यूएट करना है और आंसर बस सीधा सीधा आंसर बता दिया तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। इसका मतलब है कि कंप्यूटर साइंस में अगर आप ये तवज्जो करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो इसके मार्क्स जो है इसमें आने का चांस ज़्यादा होता है। आपने आंसर सही लिख दिया तो ठीक है, पूरे पूरे हम तो पॉजिटिव की बात करेंगे ना, हम ये तो नहीं करेंगे नेगेटिव, अगर आंसर सही नहीं आता तो बिल मार्क्स कट जाएंगे। हम तो पॉजिटिव की बात कर रहे हैं कि मेहनत अगर आप करेंगे तो इसका आंसर अगर आप सही आपने लिख दिया, पूरे पूरे 2 नंबर, इसमें तो आगे कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद फाइंड आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, देख लें कि ये क्वेश्चन में 16, 17, 18, 19 में ये क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 78 ये कोड है, इसको हम देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास ये कोड आ गया। अब इसमें क्या है कि 2 वेरिएबल्स बनाए हैं, एक वेरिएबल ए में 1 स्टोर किया है, दूसरा वेरिएबल बी उसमें 6 स्टोर किया है। अब ये कंडीशन लगाई है, अब कंडीशन ट्रू होगी तो इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट जो है ये इवैल्यूएट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो एल्स के बाद जो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट ही लिखी हुई है तो इवैल्यूएट होगी। अब हम कंडीशन पे हमें गौर करना है, ए प्लस बी किया जाएगा, ठीक है। ए प्लस बी अगर हम करते हैं 7, ए प्लस बी 7, अर्थमेटिक, रिलेशनल, लॉजिकल, तो अर्थमेटिक ऑपरेटर पहले वैल्यूड होगा, ए और बी में दोनों को ऐड किया जाएगा, इसकी वैल्यूज को 6 और 1 7, 7 इज़ लेस देन 7। अब ये जो कंडीशन है इसमें स्टूडेंट काफ़ी ज़्यादा गलती करते हैं, देखें बन कर है ए प्लस बी 6 + 1 7, 7 इज़ लेस देन 7, 7 7 से छोटा है। अब स्टूडेंट इसमें जो मिस्टेक करते हैं कि आपसे क्या पूछा गया है, आपने सिर्फ ये देखना है कि जो भी बात कही गई है वो ट्रू है या फॉल्स है, बस 7 इज़ लेस देन 7, 7 7 से छोटा है, आपने हाँ ना बस बताना है, ट्रू और फॉल्स। 7 7 से छोटा है, नहीं, नो, फॉल्स। अब ये जो एग्जांपल है ना, इसमें स्टूडेंट पता है कि बोलना शुरू कर देते हैं 7 इज़ लेस देन 7, तो कहते हैं नहीं सर वो 7 जो है वो तो बराबर है। आपसे कोई पूछ रहा है कि वो क्या है, आपने सिर्फ ये बताना है कि जी कंडीशन जो है वो ट्रू है या फॉल्स है। 7 इज़ लेस देन 7, तो ये क्या है, 7 इज़ लेस देन 7 नहीं है, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो पहले ये स्टेटमेंट है ये वैल्यूएट नहीं होगी, इसके बाद स्टेटमेंट वैल्यूएट हो जाएगी और इसमें बी को प्रिंट किया जाए, तो फिर ये हमारे पास फॉर्मेट स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग प्रिंट नहीं हुआ, डायरेक्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर है, बी की वैल्यू को प्रिंट करना है, तो बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 6, सिर्फ 6 आंसर आएगा, क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर कोई स्ट्रिंग नहीं लिखी हुई तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग में कोई स्ट्रिंग लिखा हो तो पहले वो उसको प्रिंट किया जाता है, फिर आगे फॉर्मेट स्पेसिफायर है तो वेरिएबल की एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट की जाती है। यहाँ पे क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नहीं है तो सिंपली बी की वैल्यू 6। अब ये देख लें इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सिर्फ आपने अगर 6 लिख दिया तो ये आंसर जो है वो ट्रू हो जाएगा, 2 मार्क्स हमारे आ जाएंगे, ठीक है। आउटपुट बतानी है, फिर अब ये हमारे पास ये कोड, इसको हम देखते हैं। अच्छा अब ये देखें 3 वेरिएबल्स बने, 8 B C इंटीजर टाइप के, C में सिर्फ 10 स्टोर करवाया है, ठीक है। फिर B = C+5, अगर आप गौर कर लें कि जी C को प्रिंट किया जा रहा है, इसका मतलब है कि शायद हम C पे तवज्जो कर लें, ठीक है ना। ये देखें इफ़ के बाद ये स्टेटमेंट है, अगर ब्लॉक नहीं होता तो एक स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के अंडर होती है, एल्स ये एक स्टेटमेंट एल्स के अंडर है, तो इसके बाद ये जो प्रिंट एफ है इसने तो वैल्यूएट होना ही होना है, क्योंकि ये तो सेकंड स्टेटमेंट है ना, ये इस एल्स के अंडर नहीं है।
इसने वैल्यूएट होना ही होना है। और प्रिंट किसको करना है? सी। इसका मतलब है कि मेरा ख्याल है कि अगर हम ज़रा सी पे तवज्जो कर लें कि सी के वेरिएबल में क्या कुछ हो रहा है, ए और बी में जो कुछ भी हो रहा है, तो वो उसको बाद में प्रिंट तो नहीं ना करवाना, सिर्फ सी को ही प्रिंट करवाना है आपने। तो सी पे तवज्जो कर लें, ठीक है, कि सी में क्या चेंज आती जा रही है। अब वो ड्राई रन ट्रेस टेबल जो आपको कहा था वो डेफिनेटली डबल चेकिंग के लिए हेल्पफुल है कि अब ए बी सी 3 वेरिएबल हैं, उसकी हेडिंग्स लगा लें, एक एक लाइन एवेलुएट करते रहें, उस जो भी चेंज आ रहा है उस वेरिएबल के नीचे, उस कॉलम के नीचे वो नेक्स्ट वैल्यू लिखते जाएं, और एंड पे जो फाइनल वैल्यू जिस भी वेरिएबल का वो डिमांड कर रहा होगा उसकी फाइनल वैल्यू आपका आंसर होगा। ठीक है, वो आप कर सकते हैं। c इज़ इक्वल टू 10, सी में 10 स्टोर हो गया, b इज़ इक्वल टू सी प्लस 5, तो ये c की वैल्यू 10 थी, उसमें 5 ऐड किया गया 15, b में 15 स्टोर हो गया। लेकिन अब देखें c की वैल्यू भी चेंज नहीं है, c की वैल्यू वही है 15। फिर a इज़ इक्वल टू बी प्लस प्लस, b की वैल्यू मिल गई, b की वैल्यू क्या थी 15, वो a को मिल गया, a 15 हो गया। फिर b की वैल्यू जो है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, तो उसकी वैल्यू क्या हो गई 16। ठीक है, ऐसे ही है ना, b की वैल्यू हो गई 16, a है 15, b है 16, तो a जो है वो b से ग्रेटर है, a की वैल्यू है 15, b की वैल्यू है 16, तो a की वैल्यू b से बड़ी है, नो, ये कंडीशन फॉल्स हो गई। एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है उसको एवेल्यूएट किया जाएगा, तो b की वैल्यू क्या है 16 है ना, इसको इंक्रीज़ किया था, b की वैल्यू 16 वो c को मिल गई। अब आप c को जब प्रिंट कराएंगे तो वैल्यू क्या होगी 16। फिर फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर स्ट्रिंग नहीं है, सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट की गई है, तो इसका आंसर सिर्फ आपने 16 लिखना है, तो इसका आंसर जो है वो ट्रू आ जाएगा। वो आंसर इसका, इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर सिंपल 16 आपने लिखना है, तो 2 मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, अब आगे व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। ये भी है कि जब ये कोड जो लिखा हुआ है जब इसको एवेल्यूएट किया जाएगा तो फिर y की वैल्यू क्या होगी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग। ये सारी लाइनें एग्जीक्यूट करनी है, ये हम देखते हैं इसको, y की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये हमारे पास ये, ठीक है, तो ये हमारे पास इसने प्रिंट ही किया हुआ है, तो हम y की वैल्यू पे तवज्जो करनी, y ही वेरिएबल है। ठीक है, y इज़ इक्वल टू 7, y में 7 स्टोर कर लिया। अच्छा, अब इसमें इस कोड में आपने ज़रा गौर करना है कि अगर ब्लॉक नहीं लगा हुआ, ब्रेसेस को कहते हैं ना, अगर ब्लॉक नहीं लगाया हुआ, एक स्टेटमेंट जो है वो इफ़ के अंडर एल्स के अंडर आती है। ठीक है, इसमें कहीं पे ब्लॉक नहीं लगा हुआ, इसलिए अगर इस इफ़ की बात करें स्टूडेंट ज़रा तवज्जो से, ये इफ़ है, अब इफ़ जो है इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट है इफ़, ये इसको कंट्रोल कर रहा है, और ये टेक्निकली ये इफ़ स्टेटमेंट कहाँ ख़त्म होगी, इफ़ से शुरू होकर इसने कहाँ ख़त्म होना है, यहाँ पे, ये तो एक और इफ़ है ना। अब ये इफ़ जो है यहाँ से शुरू होता है, एल्स भी उसी का पोर्शन है ना, एल्स किसका होता है लास्ट इफ़ का, जो भी लास्ट इफ़ चल रहा होता है एल्स उसका होता है, यानी ये एस उससे रिलेटेड होता है। ये एल्स जो है ये लास्ट इफ़ इसका पार्ट है, एल्स इससे पीछे वाले किसी इफ़ का पार्ट नहीं है। इसमें 2 बातें गौर करनी है, अगर ब्लॉक ना लगाया गया हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट ही इफ़ के अंडर आती है। ठीक है, अब ये फर्स्ट इफ़ है, इसके अंदर ये इफ़ आ गए, लेकिन इफ़ का मतलब इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ स्टेटमेंट, अब ये इफ़ स्टेटमेंट तो ये y प्लस प्लस सेमीकोलन पे ख़त्म होती है ना, तो इसका मतलब ये इफ़ यहाँ तक कंट्रोल कर रहा है, ये ऊपर वाला इफ़। उसके बाद ये इफ़ जो है ये इफ़, उसके बाद एल्स भी इसी का इफ़ का पार्ट है लास्ट इफ़ का, तो ये y इज़ इक्वल 12 यहाँ पे ख़त्म होता है। ये जो प्रिंट एफ जो है ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, किसी भी इफ़ के एल्स के अंडर नहीं है, ये इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है, इसने एवेल्यूएट होना ही होना है, कंडीशन ट्रू फॉल्स जो भी हो। ठीक है, इस पे ज़रा गौर करना है, तो ये यहाँ पे आप इस पे ज़रा थोड़ी सी टेक्निकल उसने बातें रखी हुई हैं। अच्छा चलाते हैं, y इज़ इक्वल टू 7, y में 7 है, y क्या y जो है वो 7 के ग्रेटर या इक्वल है। ठीक है, ग्रेटर तो नहीं इक्वल तो है ना, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। ट्रू होने पे ये नेक्स्ट इफ़ स्टेटमेंट जो है इसको भी चेक किया जाएगा, क्या y की वैल्यू 10 है, नहीं y की वैल्यू 10 से छोटी है, हाँ जी छोटी, y की वैल्यू क्या है इससे पहले 7, तो y की वैल्यू 10 से छोटी, हाँ जी छोटी है, तो y की वैल्यू में एक इंक्रीज़ कर दिया जाएगा। y की वैल्यू क्या थी 7, वो क्या हो गई 8 हो गई ना, क्योंकि इक्वल टू तो नहीं है, तो 8 होगी। या आप ये पहले लिखें, प्रीफिक्स लिखें, पोस्टफिक्स लिखें, इसकी वैल्यू बढ़ती है, y की वैल्यू 8 होगी।
अब आगे इफ़ स्टेटमेंट है, क्या y की वैल्यू 16 से ग्रेटर है? नहीं, ये कंडीशन फॉल्स होगी, y प्लस इक्वल टू 2 ये नहीं होगा, ठीक है। y की वैल्यू 8 हुई हुई है। फिर एल्स पोर्शन वैल्यूएट होगा, क्योंकि कंडीशन 2 नहीं, तो y की वैल्यू में क्या स्टोर कर दिया जाएगा? 12। अब y की वैल्यू 12 हो जाएगी। जब आप ये प्रिंट करवाएंगे, अब यहाँ पे फॉर्मेट स्ट्रिंग में पहले स्ट्रिंग भी है, तो पहले ये आपने प्रिंट करना है, वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू, ये प्रिंट होगा क्योंकि फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग भी है, तो वैल्यू ऑफ y इक्वल टू ये पहले प्रिंट होगा। उसके बाद ये y वेरिएबल की वैल्यू को प्रिंट किया जा रहा है, तो y वेरिएबल की वैल्यू क्या है? 12। तो इसका आंसर वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 12, वैल्यू ऑफ y इक्वल टू 12, ये इसका आंसर आएगा। तो स्टूडेंट ये देख लें कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, और उसमें भी अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग है तो पहले वो प्रिंट होता है, उसके बाद वेरिएबल या एक्सप्रेशन की वैल्यू प्रिंट होगी। अगर फॉर्मेट स्ट्रिंग में स्ट्रिंग नहीं है तो डायरेक्ट आप आंसर देते हैं। अगर आप ये इसका आंसर 12 लिखेंगे तो 1 मार्क आएगा, क्योंकि वैल्यू ऑफ y इक्वल टू आपने नहीं लिखा, ठीक है। इस पर ज़रा आपने तवज्जो करनी है। अब जो है ये एरर्स वाले कुछ क्वेश्चंस, ये देखें 2018 में आया। अब जो कोड है इसमें आप क्या क्या एरर्स हैं वो आपने बताने हैं, ठीक है। अब इधर अगर आप गौर करें कि इफ़ की जो पेरेंथेसिस हैं वो स्टार्ट किया है, वो उसको एंड नहीं किया, ठीक है, ऐसे ही है। फिर प्रिंट एफ जो है ये आपने किया है, ये तो सही है। एल्स में फिर प्रिंट जो है, प्रिंट लिखा है, प्रिंट एफ नहीं है। तो ये स्टूडेंट ज़रा ज़हन में रख लें कि अगर एरर्स वाले क्वेश्चंस हैं फिर तो ठीक है, अब उसको क्रिटिकली देखेंगे, लेकिन उसके अलावा बुक के अंदर भी या नोट्स के अंदर भी कहीं पर अगर ऐसे हो, तो अगर वो मिस्टेक नहीं है तो उसको आपने ट्रूथ ही कंसिडर करना होता है। यहाँ पे क्योंकि एरर वाला क्वेश्चन है तो इसको क्रिटिकली देखा जाएगा। बाकी जो है कॉम, आपको पता है हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन है, कॉमा कहीं लगा हुआ तो कोई बात नहीं, वो एरर नहीं है, ठीक है, वो प्रोग्राम वैलिड है। लेकिन क्योंकि ये बोर्ड में भी इस तरह है, बोर्ड के क्वेश्चंस में भी कई दफ़ा ऐसा हो जाता है कि जब आउटपुट वाले क्वेश्चंस हैं, आउटपुट वाले क्वेश्चन में अगर कोई एरर भी आ गया, यानी सेमीकोलन एंड पे लगाना था, कॉमा लगा दिया, और क्वेश्चन है आउटपुट का, तो आप ये नहीं कहेंगे कि जी यहाँ पे कॉमा है तो आप एरर आ गया, ये प्रोग्राम एवेल्यूएट ही नहीं है। नो, ऐसे नहीं है, वो प्रोग्राम वैलिड है। बोर्ड के क्वेश्चंस में भी इस तरह हो चुका है कि शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर जब आउटपुट वाले क्वेश्चन हैं, अगर कोई उसके अंदर एरर आपको नज़र आ रहा है तो एरर आप उसको सही करके उसको कंसिडर करेंगे कि एरर नहीं है, और उसकी आउटपुट आपने निकालनी है। ऐसा नहीं है कि जी आप वो एरर ठीक ही नहीं कर सकते, समझ ही नहीं आ रही है, ऐसा नहीं है, उसको सही कर देना है। अगर कोई है भी एरर तो वो एरर नहीं है, क्योंकि आपसे आउटपुट का क्वेश्चन पूछा गया है ना, ठीक है। तो इसको ज़रा माइंड में रखना है, ये बोर्ड के क्वेश्चंस में भी ऐसे हुआ हुआ। अब यहाँ पे क्योंकि एरर्स हैं तो इसको आप क्रिटिकली देखेंगे, ठीक है, क्योंकि एरर वाला ही क्वेश्चन है। आउटपुट की बात सिर्फ कर रहा हूँ। पहली लाइन पे ये प्रिंट से स्टार्ट किया, इसको एंड नहीं किया, फिर ये चौथी लाइन पे प्रिंट लिखा हुआ है, प्रिंट एफ लिखना था। इन फर्स्ट लाइन क्लोजिंग पेरेंथेसिस इज़ रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है। उसके बाद फोर्थ लाइन में प्रिंट लिखा है, उसकी जगह प्रिंट एफ करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास ये एरर्स, फिर ये देख लें सारे ये लेटेस्ट ही क्वेश्चन हैं, फिर एरर्स आपने बताने। अब ये हमारे पास ये कोड है और इसमें आपने एरर बताना है। उसी तरीके से देख लें, ये 17 में आया, उसके बाद फिर अगले ईयर में, तो ये देख लें कि ये मिलता जुलता ही है। अब इसी तरीके से पहली लाइन पे स्टार्टिंग पेरेंथेसिस इफ़ के बाद स्टार्ट किया, उसको एंड नहीं किया, बाकी प्रिंट एफ सही है, हेलो सही है, सेमीकोलन, फिर एल्स डू तो नहीं होता ना, इसमें डू का वर्ड तो नहीं आता। उसके बाद प्रिंट एस एफ लिखा है तो ये प्रिंट एफ था, बाकी ठीक है। तो ये हमारे पास एरर्स हैं। पहली लाइन में क्लोजिंग पेरेंथेसिस वो रिक्वायर है आखिर में, उसके बाद थर्ड लाइन पे डू नहीं लिखेंगे, इज़ रॉन्ग, ठीक है। उसको फिर हमारे पास फोर्थ लाइन में जो प्रिंट्स एफ लिखा हुआ है उसकी जगह प्रिंट एफ लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं, पॉइंट वाइज बुलेट्स फॉर्म में आप लिख सकते हैं, नंबरिंग फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास ये मज़ीद एरर्स वाले ये देख लें, ये 2016 के अंदर ये सारे देख लें, ये क्वेश्चंस लेटेस्ट ही हैं। फिर एरर आपने बताना है इसके अंदर, ये कोड है, इसको हम देखते हैं, ठीक है। अब ये कोड, इसमें पहली लाइन पे वेरिएबल बनाया पी, उसमें 20 स्टोर किया, लेकिन ये देखें आखिर में कॉमा लग गया, सेमीकोलन आता है हर लाइन के एंड पे। इफ़ प्राइस ये रिलेशनल इक्वल टू है, यानी चेक किया जा रहा है कि प्राइस में 20 है, ठीक है, ये एरर नहीं रही है। प्राइस में 20 है तो प्राइस में आप 0 स्टोर कर देंगे, अदरवाइज़ प्राइस में 2 स्टोर करेंगे, लेकिन यहाँ पे फिर कॉमा आ गया, सेमीकोलन आना है। तो मेरा ख्याल है 2 ही एरर्स हैं, एक कॉमे वाला है, पहली लाइन के एंड पे कॉमा है, सेमीकोलन लगाना है,
और 1 2 3 4 5th लाइन के एंड पे कॉमा है, सेमीकोलन लगाना है। इन फर्स्ट लाइन द नेम ऑफ द वेरिएबल, हाँ ये भी देख लें, क्योंकि अगर हम यहाँ प्राइस से इस्तेमाल कर रहे हैं तो ऊपर जो वेरिएबल है वो तो पी है ना। अब इसको आप दोनों तरीक़ों से सॉल्व कर सकते हैं कि या तो ऊपर पी की जगह प्राइस कर दें, या जहाँ जहाँ भी प्राइस लिखा है वहाँ पे पी कर लें, ठीक है ना। ये अब आपका ये तीसरा एरर, या तो स्टार्ट में पहली लाइन पे पी की जगह प्राइस कर दें, ठीक है, या फिर वो पी ही रहने दें और बाकी जगह जहाँ जहाँ प्राइस लिखा हुआ है वहाँ पे पी कर लें तो फिर भी ठीक है। तो यहाँ पे वो ये कह रहे हैं इन फर्स्ट लाइन द नेम ऑफ द वेरिएबल, उसको चेंज करते हैं प्राइस से, या पूरे कोड में प्राइस जो है वो उसकी जगह पी कर लें। फिर एट द एंड ऑफ फर्स्ट लाइन एंड 5th लाइन कॉमा मस्ट बी रिप्लेस विद स्टेटमेंट टर्मिनेटर, ठीक है। यही हमारे पास ये एरर्स। अभी देख लें फिर ये एरर्स हैं। अब ये देख लें कि ये लेटेस्ट जो हैं ये क्वेश्चंस जो हैं बोर्ड में आते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ये हम इफ़ एल्स कर रहे हैं। अब इससे रिलेटेड जो हैं, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन की भी बात और कि लॉन्ग क्वेश्चन चैप्टर 11 12 में से आएगा, वो मैं बार बार कह रहा हूँ कि एक थ्योरी वाला होगा जिसके अब 4 पोर्शन, वो डेफिनेशन, सिंटैक्स, फ्लो चार्ट और कोई एग्जांपल, या कोई प्रोग्राम कोड होगा, प्रोग्राम होगा, क्वेश्चन आपको वो लिखना होगा, ठीक है। बाकी शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे हैं। इसका मतलब है कि इससे रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन में इफ़ एल्स से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आ रहे, प्योर डेफिनेशंस। तो ये अब एरर्स हम देखते हैं। अब इसमें अगर देखें पहली लाइन, उसमें वेरिएबल n है 7 रखवाया, फिर इफ़ n इज़ ग्रेटर देन 4 एंड लेस देन 10। तो ये मैथ में तो चलें ठीक है, लेकिन यहाँ पे आपको दोबारा वेरिएबल लिखना होता है कि n वो 4 से बड़ा है एंड n 10 से छोटा है, यानी आप रेंज बता रहे हैं, लिमिट बता रहे हैं। तो इधर अब लेसन से पहले n लिखेंगे। प्रिंट एफ सही है, n इज़ वैलिड, ये डबल कोट्स नहीं लिखे हुए यहाँ पे, ठीक है। फिर एल्स जो है उसका ई स्मॉल करना है, प्रिंट एफ n इज़ इनवैलिड, ठीक है, सही है। तो अब ये हमारे पास एरर्स हैं। सेकंड लाइन में द वेरिएबल n इज़ मिसिंग, लेसन से पहले आपने जो है वो n लगाना है। फिर थर्ड लाइन में n इज़ वैलिड, उसको आप डबल कोट्स में लिखेंगे। उसके बाद फोर्थ लाइन में एल्स लिखा है वो स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे, ठीक है। ये हमारे पास यही है। अब उस फिर ये देख लें एरर्स वाले क्वेश्चन, कॉन्टीन्यूसली आउटपुट वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं स्टूडेंट। अब इसको आपने कैसे करना है, आपको ये भी बताया हुआ मैंने कि ये जो कोड लिखा हुआ है, सपोज़ अगर इसी को चलें कर लेते हैं, ये जो कोड लिखा हुआ है, सपोज ये हमारे पास ये कोड है। अब ये इतना कोड है। अब ये कोड जो है ये आप टूल में लिखें, सॉफ्टवेयर में लिखें। अब इस तरह तो ज़ाहिर है एवेल्यूएट नहीं करना, ऊपर आप इंक्लूड जो है वो लिखेंगे ना, इंक्लूड लिखें, बाकी ये कोड लिखें, तो इससे भी आपको पता चल जाएगा एरर्स क्या आ रहे हैं। अब वो एरर्स जो हैं वो कंपाइलर क्या देता है और आपने क्या लिखना है, उसमें थोड़ा सा स्लाइड सा चेंज आ सकता है, लेकिन ये पूरा कोड है, इसकी प्रैक्टिस करें, लिखें, उसमें लिखें, ऊपर इंक्लूड ही लिखना है ना आपने। क्लियर स्किन अगर आपकी हैबिट है, ठीक है, क्लियर स्किन, लेकिन क्लियर स्किन ये एरर नहीं बताना आपने कि जी यहाँ पे क्लियर स्किन लिखा ही नहीं हुआ या एंड पे गेट CH नहीं लिखा हुआ, ये नहीं, ठीक है। तो आप जो है इसको लिखें, इसको चलाएं और वो आपको कंपाइलर भी आपको एरर शो करेगा, उससे भी आपको पता चल रहा है। वैसे अगर आप देखें कि जी पहली लाइन पे वर्ड मेन वर्ड के आगे ये क्या आ गया, कॉलन, इधर तो कोई नहीं होता। फिर ये x = 10, ये कॉमा लगा हो, यहाँ सेमीकोलन होगा। फिर वो x > 5 और फिर दोबारा आ गया कि लेस देन से पहले आपने वेरिएबल नॉर्मली आप कुछ भी, अब आप कहें सर यहाँ क्या हो सकता है और वेरिएबल तो है कोई नहीं, तो लॉजिकली भी यही बनता है कि आप लिमिट बता रहे हैं, तो यहाँ पे x आएगा। फिर प्रिंट एफ सही है, x इज़ वैलिड, डबल कोट सेमीकोलन ठीक है, एल्स प्रिंट एफ, फिर ये ठीक है, ठीक है। हमारे पास यही एरर्स हैं। पहली लाइन पे कॉलन जो है वो गलत है, इसको आप डिलीट करें। थर्ड लाइन के अंदर जो स्टेटमेंट टर्मिनेटर लिखना है आपने कॉमे की जगह। फिर फोर्थ लाइन पे आपने वो x जो है वो लेस देन से पहले लिखना है, ठीक है हमारे पास। अब ये आगे ये क्वेश्चंस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ प्राइस आफ्टर द फॉलोइंग कोड, इसको हम देखते हैं। अब इसमें वेरिएबल आपने बनाया प्राइस, उसमें 10 स्टोर किया। अब ये फिर वही बात है, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ कंडीशन जो होती है तो आपने उस पर इतना गौर नहीं करना, बस जो बात भी लिखी हुई है आपने ये बताना है कि वो बात ट्रू है या फॉल्स है। अब देखें प्राइस की वैल्यू क्या है 10, तो अब आप प्राइस नॉट इक्वल टू 10, ये क्या है, प्राइस नॉट इक्वल टू 10, प्राइस 10 के बराबर नहीं है। कंडीशन पे गौर करें तो ये फॉल्स है,
ये नहीं बोलना शुरू कर दें ठीक है आपने सिर्फ ट्रू फॉल्स पे तो जाकर ये ना कहें सर वो तो प्राइस जो है वो रिटर्न के बराबर है, आपसे ये पूछ रहा है कि किसके बराबर। बस ये जो कंडीशन जो है ये आपने बताना है ट्रू है या फॉल्स। प्राइस पहली लाइन पे लिखा हुआ है 10 के इक्वल है, फिर आप कह रहे हैं प्राइस 10 के इक्वल नहीं है, जो नहीं है प्राइस 10 के इक्वल नहीं है, जो बात जो है वो गलत हो गई है, फॉल्स है। तो इफ़ के बाद वाली स्टेटमेंट एवेल्यूएट नहीं होगी, एल्स के बाद वाली होगी। तो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 2 है ना, प्लस इक्वल टू प्राइस इज इक्वल टू प्राइस प्लस 2, तो 10 वैल्यू है, 2 ऐड करेंगे 12, तो इसका आंसर सिंपली 12 आंसर इसका आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये, फिर आगे व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ पी आफ्टर एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कोड। अब ये आप देख लें कि ये इसका आंसर क्या होना है। फिर पी की वैल्यू वो पूछ रहा है आपसे कि पी की वैल्यू क्या है। वेरिएबल्स बनाए, 2 वेरिएबल्स, पी में 3 स्टोर कर दिया, क्यू में 5 आयरन। आप लिखना चाहें पी और क्यू के कॉलम बनाकर एवेल्यूएट करते रहें, इसमें गलती नहीं होती। अब आप भी कहेंगे सर मैं माइंड से ही कर लूँगा, मुझे लिखने की क्या ज़रूरत है, लेकिन अगर आप वो रफ वर्क करेंगे तो उसमें आपका ज़ाहिर है आंसर तो ठीक ही होगा ना। पी इज़, ये और है ना, और ऑपरेटर है, पी क्यू से ग्रेटर है। हाँ जी, पी क्यू से ग्रेटर नहीं है, फॉल्स हो गया। फिर और है ना, कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो ट्रू आंसर आ जाएगा। P इज़ नॉट इक्वल टू 4, हाँ जी सही है, P इज़ नॉट इक्वल टू 4, ये आंसर इस सेकंड का ट्रू हो गया, और है तो इसका आंसर ओवरऑल ट्रू ही हो जाएगा। ट्रू जब हुआ, P की वैल्यू में 1 ऐड कर दिया, P की वैल्यू 3 थी, उसमें 1 ऐड हो गया, P की वैल्यू होगी 4। एल्स एवेल्यूएट नहीं होगा, P इज़ इक्वल टू P मल्टीप्लाई 1 नहीं होगा, स्किप हो जाएगा। P की वैल्यू 4 है, अब आप क्या करेंगे, 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं है तो ये सेमीकोलन है। ठीक है, ये बोर्ड में भी इस तरह हुआ, कोई ऐसे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 12, P की वैल्यू 12, सिर्फ 12 आपने प्रिंट करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आपने करना है। ये देख लें कितने क्वेश्चन आ रहे हैं। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पीस ऑफ कोड। अगर ग्रेड जो है B के इक्वल है, अगर ग्रेड B है, कैपिटल B, तो फिर क्या ये फॉलोइंग जो कोड है ये क्या आंसर देगा। इफ़ ग्रेड इज इक्वल टू A, ग्रेड A के बराबर है, ग्रेड की वैल्यू क्या है B, और ग्रेड इज इक्वल टू B, ग्रेड इक्वल टू B, फिर यहाँ पे नॉट एंड और। ठीक है, एंड ये एंड वैल्यूएट होगा, फिर और इन दोनों के दरमियान एंड किया जाएगा। पहले नॉट एंड और, पहले नॉट वैल्यूएट होता है, फिर एंड, फिर और। अब एंड वैल्यूएट होगा, इसको और को हम बाद में करेंगे। ग्रेड इज इक्वल टू B, हाँ जी ग्रेड इज इक्वल टू B, ट्रू हो गया। एंड ग्रेड इज इक्वल टू C, ग्रेड C के इक्वल नहीं है। एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होनी चाहिए, एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है। इतने हिस्से का आंसर क्या आ गया, फॉल्स, फॉल्स आ गया। अब ग्रेड इज इक्वल टू A, ये भी फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, इसका आंसर फॉल्स आ जाएगा। मैं वैसे ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये वैल्यूएट नहीं होगा, एल्स वैल्यूएट होगा, और वो पास है तो इसका आंसर पास। ये भी ट्रिकी क्वेश्चन है, तो इसलिए आपने इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि लॉजिकल ऑपरेटर्स में अहमियत, वो जो हमने प्रायोरिटी टेबल था, ऑपरेटर प्रेसिडेंस, उसके वाले से इसको वैल्यूएट करना है। लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले नॉट की अहमियत है, फिर एंड की, फिर और की। तो जब तक आपको ये पता नहीं होगा तो आप इसको एवेल्यूएट नहीं कर सकते। व्हाट इज़ द आउटपुट फॉलोइंग कोड। अब ये हमारे पास ये एक कोड है, इसका आंसर आपने बताना है। अब ये भी फिर ट्रिकी, ये अब देखें हम उस लेवल पे आ गए हुए हैं कि अगर आप प्रैक्टिस आप कोड की करते रहेंगे, सी लैंग्वेज के उसको एवेल्यूएट करते रहेंगे, फिर आपके ये आंसर्स निकलते जाएंगे। अदरवाइज़ प्रैक्टिस का मसला होगा, तो इस तरीके से नहीं आप कर सकते, बस देख देख के ऐसे ही आप लिखते जाए आंसर। और ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, सही आंसर आ गया तो पूरे नंबर हैं, नहीं आया सही तो पूरे 0 नंबर हैं। तो अब यहाँ पे इफ़ 5 इज़ ग्रेटर दैन 5 इज डिवाइडेड बाई 2, अब ये इंटीजर डिवीजन है, 2.5 नहीं आंसर आएगा, 2 आएगा। ठीक है, सिर्फ इंटीजर डिवीजन, डॉट लगा के 0 जो लेके जाते हैं वो लेके नहीं जाएंगे। तो ये इसका आंसर क्या आ गया, 2। तो 2 जो है वो 1 के बराबर है, नहीं, फॉल्स हो गया। एल्स वाला पोर्शन एवेल्यूएट होगा, और ये क्या आ जाएगा, प्रोग्रामिंग इज़ बोरिंग। तो ये आपने माइंड में नहीं लाना,
कि जी प्रोग्रामिंग इज़ बोरिंग, तो डेफिनेटली वो इंटरेस्टिंग ही है। ये मैथ है, मैथ जिस तरह होता है, मैथ की आप प्रैक्टिस करते रहते हैं, करते जाते हैं, तो वो मैथ जो इजी होना शुरू हो गया वो आपका बस आप यूज़ टू हो जाते हैं, आपको अच्छा लगना शुरू हो जाता है। इस तरीके से ये भी ऐसे ही, जब तक आप इसको वैल्यूएट नहीं करेंगे तो आपका आंसर आप इसको नहीं कर सकते, आपको समझ नहीं आएगी। तो ये इसको रिलैक्स होने से परेशान होने की क्या ज़रूरत है, रिलैक्स हो के इसको, जिस तरह आप गेम खेलते हैं तो ये करते जाए, क्या हो गया, इसके साथ अटैच हो ना। और ये सी लैंग्वेज जो है ये तो आपको पूरी डिग्री के अंदर, पूरी लाइफ के अंदर, ये MPhil PhD तक जानी। व्हाट इज़ दी आउटपुट फॉर द फॉलोइंग कोड, अब ये हमारे पास यही है। अब इसमें ए के बराबर है जी, हाँ जी है जी, एंड बी के बराबर है, हाँ जी है, दोनों कंडीशन ट्रू, ओवरऑल आंसर ट्रू। ट्रू होने पे प्रिंट एफ जो है ये वैल्यूएट होगा, एल्स के बाद स्टेटमेंट वैल्यूएट नहीं होगी, इसका आंसर क्या आएगा, इक्वल। ठीक है, इस पे आपने तवज्जो करनी है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसको अगर हम देखते हैं, यह करते हैं, ये कोड है हमारे पास, इसको वैल्यूएट करेंगे। अब वेरिएबल जो है, दो वेरिएबल्स बनाए हैं, x में 1 स्टोर करवाया, y में 2, z में, z में, z में 3। अब आप ये देखें, ये और है, ठीक है जी, और है। अब इसको चला लें एक तरफ से, x y के बराबर है, ठीक है। अब ये x y के बराबर है, x y के बराबर ये हो गया फॉल्स, ठीक है ना, x y के बराबर नहीं है, फॉल्स हो गया। y z के बराबर है, y z के बराबर है, फॉल्स। z 2 के बराबर है, ये तो कोई भी ट्रू नहीं हो रहा। ना x y के बराबर है, ना y z के बराबर है, ना z 2 के, ये फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब प्रिंट एफ, ये इफ़ के बाद जो स्टेटमेंट है ये एवेल्यूएट नहीं होगी, एल्स के बाद जो स्टेटमेंट है वो एवेल्यूएट होगी। इसको एवेल्यूएट किया तो नो हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सेमीकोलन नहीं है तो ये कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, ये ऐसे कोई यहाँ पे हम, क्योंकि आउटपुट है तो इसमें आपने इस कोड को सही समझना है, इसमें ये क्लियर है। ठीक है, हमारे पास व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, अब इसको हम देखेंगे। अच्छा, अब ये a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 6, a प्लस बी लेस देन 6। पहले a प्लस बी करेंगे, a प्लस बी आपने किया तो 7 हो गया ना, 7 लेस देन 6 नहीं, 7 लेस देन 6 नहीं है, फॉल्स हो गया। एल्स पे वैल्यूएट होंगे बी प्रिंट करेंगे, b की वैल्यू क्या है 6 और फिर कोई बैकस्लैश n, कोई स्पेस नहीं है, 6 और फिर आप क्या करेंगे 6 और a की वैल्यू को ऐड कर देंगे 7, और 6 और 7 इकट्ठा ही आ जाएगा जवाब एक ऊपर वाले प्रिंट एफ का। और ये प्रिंट एफ जो है ये तो इंडिपेंडेंट है, इसने तो वैल्यूएट होना ही होना है। तो 67 ये हमारे पास ये आंसर आ गया। ठीक है, ये था यहाँ पे आज का हमारा ये लेक्चर, ये आज का लेक्चर इस पे ख़त्म हो गया। और इसके बाद जो है, इस लेक्चर के बाद जो है वो हम आगे जो टॉपिक हैं उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, आपसे नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी दोबारा। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल करें और इसको वैल्यूएट करते रहें, फिर ही आपका आंसर सही आएगा। ठीक है, बस दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम।